हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट स्टडी कैपिटल। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। जो बीएचयू बीएससी एंट्रेंस का एग्जाम का सिलेबस है फिजिक्स का, वो डिस्कस करेंगे इसमें। चाहे वो सीयू सीएट होगा आपका या फिर बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम होगा, सिलेबस सबका एक ही रहता है। बीएचयू का अपना कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है अपने एंट्रेंस एग्जाम का। जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है एनसीईआरटी पे बेस्ड सिलेबस है, वही सिलेबस है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर जैसे हमारा फिजिकल वर्ड, तो लास्ट ईयर तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था फिजिकल वर्ड से। इसमें हम यही पढ़ते हैं, जैसे फिजिकल वर्ड में ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें यही सीखते हैं। जैसे हम एटॉमिक स्केल पे चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जैसे एटम का रेडियस हो गया वो 10 की एंगास्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। वहीं अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मास की भी बात करें, एटम का मास जो रहता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, वो 10⁻⁻13 किलोग्राम के आसपास रहता है। वहीं जब हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं तो अपने अर्थ वगैरह को हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मास की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी हम पढ़ते हैं अभी नॉर्मल जो हमारी बाइक वगैरह कार चलती है 40 मीटर पर सेकंड, 50 60 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ऐसी अगर हम इसकी स्पीड को हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। उसके आसपास जब वेलोसिटी रहती है तो किस तरह से हमें अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यही सब बताया जाता है इस फिजिकल वर्ड वाले चैप्टर में। थ्योरेटिकल चैप्टर है, लास्ट ईयर तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा था, इस बार पता नहीं देखो किस तरह का क्वेश्चन आए। दूसरा जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर, ठीक है। इसमें किस तरह का क्वेश्चन बनता है, इसमें तो जनरली 4-5 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। एक तो यूनिट पूछ सकते हैं, यूनिट अगर पूछेंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पूछेंगे, जैसे म्यू नॉट हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है, इंडक्टेंस हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। तो इस तरह के जो यूनिट हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं हल्के से, उनको मतलब उनका यूनिट पूछ सकते हैं, ऐसा यूनिट। या फिर उनका डायमेंशन भी पूछ सकते हैं, यूनिट या फिर डायमेंशन उसका पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरा इस पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो सिग्निफिकेंट फिगर भी इंपॉर्टेंट है, एक सिग्निफिकेंट फिगर याद रखना, ठीक है। थ्री सिग्निफिकेंट मतलब कोई भी क्वांटिटी है, जैसे 4.49 है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो 4.5 लिखेंगे 4.49 को, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का ये मतलब हो गया। और इसका क्वेश्चन और बन सकता है इसमें किससे, एरर से, एरर एरर इन मेजरमेंट, ठीक है। तो एरर पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसमें यूनिट एंड डायमेंशन में। तो ये सारे के सारे चैप्टर हैं, एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये यूनिट एंड डायमेंशन का हो गया, पहला वाला फिजिकल वर्ड हो गया। दूसरा इसमें चैप्टर आता है फिर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमारा हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये सब हमने पढ़ाई दिया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन किससे बन सकता है, पोजीशन टाइम ग्राफ, जो कि बताता है हमारा किसको, वेलोसिटी को, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये सब पढ़ाई दिया। एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ा दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया, जैसे हमने अगर एक एक्सिस पे हमें फोर्स दे रखा है और इस वाली एक्सिस पे हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ होगा, ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ होगा वो किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ होगा उसके अंडर जो एरिया होगा वो किसको बताएगा, वर्क डन को, ठीक है। तो एक तो हम उसके अंडर का एरिया कैलकुलेट कर लें, वो वर्क डन को बताएगा। दूसरा प्रोसेस क्या है, हम इंटीग्रेशन से उसको सॉल्व करें, दूसरा प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करें। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हमें यही सीखना है हमको कि उसका हमें क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ है उसको हमें इंटीग्रेट नहीं करना है, जस्ट उसके बीच का अंडर का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, वही बताएगा वर्क डन को। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में वही आ जाते हैं, ठीक है। बाकी इसमें और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऐसा मोशन जो कि कांस्टेंट स्पीड से हो रहा हो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ऐसी एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये होगा चैप्टर 3 में, ये सब बेसिक है चैप्टर 3 में, ठीक है। अब इसको अप्लाई करेंगे इस चौथे वाले चैप्टर में इन सारे कॉन्सेप्ट को, जो कि है मोशन इन ए प्लेन। इसमें स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ेंगे, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वेक्टर, जनरल वेक्टर एंड देयर नोटेशन, ठीक है। वेक्टर के नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट कराते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को एज वेल एज डायरेक्शन, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, ठीक है। तो ये वेक्टर की प्रॉपर्टी आ गई, वेक्टर में मतलब किसी अनदर वेक्टर का मल्टीप्लाई कराएंगे या फिर स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो किस तरह से चीज़ें हमारी आएंगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे तो इसमें यही टॉपिक है। दूसरा यूनिट वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन अ प्लेन, ठीक है। तो यानी वेक्टर के कंपोनेंट होगा एक तरह से, कोई प्लेन है, प्लेन में वेक्टर उसके कंपोनेंट किस तरह से करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसी में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हमने पढ़ रखा है ये सब, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया, चौथा चैप्टर, ये टॉपिक है इसके, देख लो जल्दी जल्दी। तीसरा यूनिट में आ गया लॉ ऑफ मोशन, इसमें चैप्टर 5 है, ठीक है। चैप्टर 5 कौन सा है, लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें क्या 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 पढ़ेंगे हम, इनर्शिया के बारे में, न्यूटन्स के लॉ, जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ है, ठीक है। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ क्या है, मोमेंट, फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी।
फिर इसमें इम्पल्स पढ़ेंगे, एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी है तो पी बराबर क्या होता है, मोमेंटम पी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। अगर हमारा मास कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेंगे, और हमारा क्या बचेगा, मास को बाहर लेंगे तो डी बी अपॉन डी टी जो कि क्या कहलाता है हमारा एक्सलेशन, तो एफ बराबर एम ए आ जाता है सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, अगर हमारा मास भी वेरिएबल है जो कि हम रॉकेट वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, रॉकेट, तो उसमें मास भी हमारा वेरिएबल हो जाता है और स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, स्पीड को हम कांस्टेंट लेते हैं जो कि होती है वी रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, वी होती है, तो उसमें क्या करते हैं, एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी लिखेंगे, और पी को लिखेंगे एम बी, तो डी अपॉन डी टी एम बी, तो इसमें वेलोसिटी तो बाहर आ जाती है और डी एम अपॉन डी टी, यानी मास टाइम के साथ चेंज होता रहता है, क्योंकि रॉकेट है, फ्यूल निकल रहा है नीचे से, तो टाइम के साथ मास चेंज हो रहा है। तो वही जो सेकंड वाली इक्वेशन है, सेकंड ला, वही हम वही वाला कहाँ पे अप्लाई करेंगे, अपने रॉकेट वाले क्वेश्चन में, रॉकेट इम्पल्सन वाले में। इसमें हो गया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, कोई भी दो बॉडी कोलाइड कर रही है तो उन पे जो एक्शन, मतलब जो पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगी उतनी ही फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे लगाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पे जीरो होता है। ठीक है, तो उस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है उस बॉडी का। एंड इट्स एप्लीकेशन देखेंगे, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स। ठीक है, फोर्स को इक्विलिब्रियम में, वो तो जो वेक्टर हमने पढ़ रखा होगा पहले ही, तो वेक्टर के कंपोनेंट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स के कंपोनेंट कर लेंगे और उनको जीरो कर देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ लेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन हम जानते हैं कैसा होता है, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ठीक है, मतलब अगर जैसे कोई किसी का स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन, कोई ईंट है, ईंट वो ग्राउंड पे रखी है, उसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 50 न्यूटन है। अगर तुम उस पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 5 न्यूटन होगी, 10 करोगे तो 10 होगी, 15 करोगे 15, 50 करोगे तो 50 हो जाएगी। ठीक है, तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू एक फिक्स होती है। ठीक है, जब भी बॉडी स्लाइडिंग होती है, मोशन में होती है, मतलब स्लाइड कर रही है किसी भी सरफेस पे, तब काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, तो हमारा उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको भी हमने पढ़ रखा है। फिर दूसरा है कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे और लुब्रिकेशन। ठीक है, रोलिंग जो फ्रिक्शन है, तो ये इन थोड़ा हटके है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बॉडी इस डायरेक्शन में अगर स्लाइड कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन जस्ट उसके अपोजिट लगेगा। बट रोलिंग फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता है। रोलिंग फ्रिक्शन में अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा वो उसके बॉडी के मोशन के अलॉन्ग भी लग सकता है और उसके जस्ट अपोजिट भी लग सकता है। इसको डिटेल में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, डायनेमिक्स वाले चैप्टर में। फिर है डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी हमने पिछले वाले लेक्चर में हम पढ़ रखे होंगे, हमने सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है। इस वाले में डायनामिक, मतलब सर्कुलर मोशन का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा उसके डायनामिक्स, मतलब उसके एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। ठीक है, जो सर्कुलर रोड पर टर्न लेती है व्हीकल, तो उस केस में क्या क्या फ्रिक्शन, उस केस में वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी कि हम सेफली टर्न ले सकें, वो सब यहाँ पे पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ भी रखा है। व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड, बैंक रोड मतलब रोड जब थोड़ा सा टिल्ट होता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो इसमें हम वर्क डन पढ़ेंगे। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स में तो इजीली हम फाइंड कर लेंगे। जब फोर्स हमारा वेरिएबल रहेगा तो हम इंटीग्रेशन का यूज करके वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन और वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो ये इसमें एक WTE थ्योरम जो होती है, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम, वो क्या होती है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो जितने भी सिस्टम पे फोर्स प्रेजेंट है उन सबके द्वारा वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। फिर इसमें क्या क्या और क्या कराएगा, इसमें नोटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे और पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक कंजर्वेटिव के फोर्स के अकॉर्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और उनमें रिलेशन क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में एफ बराबर माइनस के डी यू अपॉन डी एक्स, जहाँ पे यू क्या हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी पढ़ेंगे और काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन फोर्स होगा हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स का अगर एग्जांपल लें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा होगा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, जिनका जो वर्क डन होता है वो पाथ पे इंडिपेंडेंट करता है। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं एच हाइट तक ऊपर ले जाऊँ, चाहे इस तरह से ले जाऊँ, चाहे इस तरह से ले जाऊँ, या फिर इस तरह से ले जाऊँ, हर एक प्रोसेस में मेरा वर्क डन सेम आएगा अगर मेरा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है।
तो वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्स का होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा नहीं होता है, ये पाथ पे डिपेंड करता है। अगर जैसे ही पाथ को चेंज करोगे पाथ की लेंथ को वर्क डन चेंज हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, तो वर्टिकल सर्कल में मोशन का किस तरह से हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, इसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इनइलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन में 3 कंडीशन होती हैं। मतलब एक इलास्टिक कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन का ही एक फॉर्म होता है। जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें हम जानते हैं ई की वैल्यू 0 होती है, मतलब दो बॉडी हैं, दो बॉडी मूव कर रही है तो कोलाइड करने के बाद एक साथ चलने लगती है, उसको बोल देते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो उस केस में क्या होता है हमारा कि जो कोलाइड के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, बट इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बॉडी टकराने के बाद भी कोई एक दूसरी स्पीड से चलेगी और दूसरी वाली बॉडी दूसरी स्पीड से चलेगी। तो इस वाले में 2 अननोन हो जाते हैं, तो हमें एक किस्म की और रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इलास्टिक जो कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है हमारा एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, बट जो इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं वहाँ पे केवल मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, उसको भी डिटेल में हमने पढ़ रखा है। 1 एंड 2 डायमेंशनल, और ये 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल दोनों में हमने पढ़ रखा है। 2 डायमेंशन में कुछ नहीं करना है, 2 डायमेंशन में क्या करना है, एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। ठीक है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, इसमें हम सेंटर ऑफ मास को पढ़ेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का हमने यूज पढ़ लिया अच्छे से। जैसे एक पेन है, ठीक है, तो इस पेन को यहाँ से लेके यहाँ तक मैं रोटेट कराऊंगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से रोटेट कराया, तो इसमें कितना वर्क डन होगा, वर्क डन कैलकुलेट किस तरह से करूँगा। ठीक है, तो इसमें किस तरह से मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो जैसे अब यहाँ से वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट का देखूंगा, जो पॉइंट एकदम बिल्कुल उंगली पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट एकदम 0 हो रहा है, तो इस वाले पॉइंट का वर्क डन 0, और इस वाले पॉइंट का अगर वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो इस वाले पॉइंट का वर्क डन कितना होगा, मतलब ये नीचे वाले पे हर एक पॉइंट का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, जैसे इस पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल में आएगा, हर एक पॉइंट का अपना क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। तो उसको हर एक पॉइंट का अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करने से अच्छा है उस वाले प्रोसेस में हम सेंटर ऑफ मास का यूज करते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सारे के सारे वेट को अगर यूनिफॉर्म हमारा मास डिस्ट्रीब्यूट है पेन के सेंटर पे मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, पेन के सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे, तो इसका जो वर्क डन कैलकुलेट होगा कितना होगा, इसका मास mg, मतलब जो सेंटर पे लग रहा होगा, वेट मल्टीप्लाइड बाई इसकी लेंथ अगर l है तो l को हम l/2 कंसीडर कर लेंगे, और mg l/2 इसका क्या हो जाएगा, वर्क डन। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास का यूज होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। और बाकी अलग अलग बॉडी रखनी है मास, तो उन सबका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, तो वो भी हमने फार्मूले से निकाल लेंगे। और आगे क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कब कंजर्व रहता है ये बताई दी हमने। एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ मोशन। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास ऑफ मोशन इसके बारे में ही पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास के मोशन मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन कितना होगा, ये सब मोशन के बारे में। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास के सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, टॉर्क। ठीक है, इस वाले चैप्टर में टॉर्क एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। टॉर्क एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, जब एक्सटर्नल टॉर्क बॉडी पे 0 हो जाता है। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन, एंगुलर मोमेंटम क्या क्या एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी होगी वो इक्विलिब्रियम में कब रहेगी। अब जैसे ये पेन है, ये पेन इक्विलिब्रियम में कब रहेगा। ठीक है, इसके सेंटर पे मैं अगर कोई फोर्स, जैसे सेंटर, इसको सेंटर के अबाउट यहाँ पे रखूंगा तब ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सेंटर के अबाउट ही रखूंगा तब इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इस पेन को इधर रखूंगा तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, इधर से टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस फोर्स, इस वाली सिचुएशन में क्या, इस पर एक टॉर्क एक्ट करने लगता है। तो इस वाले में हम टॉर्क को जब पढ़ चुके होंगे तो इस वाली की सिचुएशन को भी समझ जाएंगे कि इस वाले पॉइंट पे अगर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस वाले पॉइंट पे कितना फोर्स अप्लाई करें जिससे कि इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, समीशन एफ इक्वल टू 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स है वो 0 होने चाहिए, वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स है 0 होने चाहिए, और समीशन टॉर्क, मतलब टॉर्क जो बॉडी पे लग रहा है वो भी 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। 2 कंडीशन है, फोर्स और टॉर्क एज वेल एज टॉर्क को भी 0 करना है। कंपेरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन की कंपेरिजन कराएंगे। लीनियर मोशन मतलब समझ रहे हो, जैसे एक कार एक रोड पे चल रही है वो लीनियर मोशन हो गया, और रोटेशनल मोशन जैसे एक पंख फैन अपना चल रहा है वो हो गया रोटेशनल मोशन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर जो भी है, रेडियस ऑफ गायरेशन, वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सिंपल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट डिस्क, स्पेयर और सिलेंडर ऐसे रहते हैं, हॉलो स्पेयर, इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली यूज हो जाता है कई सारे क्वेश्चन में। सिंपल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, नो डेरिवेशन। ठीक है, जो जैसे
हम पढ़ रखे हैं ना कि हॉलो स्फीयर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्जी कितना होता है 2/3 mr², तो उसके डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, उन्हीं का यूज़ करेंगे हम अपने क्वेश्चन में। स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दो थ्योरम है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्जी फाइंड करने के बहुत काम आती है। जैसे एक सॉलिड स्फीयर हो गया, उसके सेंटर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्जी पता है 2/5 mr², ठीक है। अब उसी का मोमेंट ऑफ इनर्जी कैलकुलेट करना है हमारे लिए किधर, उसकी एक्सिस के अलावा, मतलब जैसे ये स्फीयर हो गया ना, उस स्फीयर के, ये स्फीयर हो गया इस तरह से, तो उसके सेंटर के यहाँ एक, उसके एक किसी डायामीटर के अलावा, मतलब उसकी किसी सरफेस के एक पॉइंट के अलाउंग, टेंजेंट के अलाउंग, तो उसके उस वाले केस में हम क्या लगाएंगे, अपनी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी दोनों दोनों का यूज है अच्छे से, ठीक है, निकालने में, मोमेंट ऑफ इनर्जी कैलकुलेट करने में। ये आ गया ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, उसको थोड़ा जल्दी डिस्कस करते हैं, 15 मिनट हो गए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ऐसी मतलब सारा डिस्कस कर रखा है, कुछ चैप्टर पढ़ा भी दिए हैं, कुछ अभी चल रहे हैं। तो इसमें केपलर्स लॉ, प्लेनेटरी मोशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन, ठीक है। मतलब ग्रेविटी है, मतलब मास अगर कोई अर्थ पे रखा है तो उसका वैल्यू जानते हैं 9.8, अब जैसे ऊपर जाएंगे तो उसकी वैल्यू घटती रहती है, किस रेट से घटेगी, नीचे जाने पे किस रेट से घटेगी, वो सब पढ़ना है इस वाले चैप्टर में हमारे लिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, कोई जितनी भी सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड वो मूव करती हैं, तो उनकी वेलोसिटी ऑर्बिट में कितनी होगी, एस्केप वेलोसिटी उनकी कितनी होगी, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है इसमें। और आगे आगे प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, इसमें पहला चैप्टर हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। इलास्टिक बिहेवियर, मतलब कोई भी बॉडी है जिसको हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी, वो इलास्टिक बिहेवियर कहलाता है उसका। बट एक सिचुएशन ऐसी आती है वो उसमें नहीं जाती है, वो तो कहलाती है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप पढ़ेंगे इसमें, हुक्सला वगैरह पढ़ेंगे, हुक्सला भी आ गया इसमें, यंग मॉडल्स भी आ गया, बल्क मॉडल्स आ गया, ठीक है। यंग मॉडल्स क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जो कि किससे आता है, हुक्सला से। ऐसी बल्क मॉडल्स और शियर मॉडल्स यहाँ पे पढ़ेंगे, शियर मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, ये 3D ऑब्जेक्ट मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए हम पढ़ेंगे शियर मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। पॉइजन रेशियो को भी यहाँ से समझेंगे, इसकी डेफिनेशन, और इलास्टिक एनर्जी, ठीक है। बल्क मॉडल्स ये होगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो इसमें ये चैप्टर है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है, हर एक चैप्टर का मिनिमम कम से कम एक क्वेश्चन तो कर लेना चाहिए। जैसे बर्नौली थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि बर्नौली थ्योरम से ही क्वेश्चन बनेगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी चैप्टर, बाकी टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिलेबस का। नेक्स्ट चैप्टर इसमें आ गया थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, तो इसमें वर्क डन से ही क्वेश्चन बनेगा थर्मोडायनामिक्स में, चाहे एडियाबैटिक प्रोसेस में पूछ ले या आइसोथर्मल प्रोसेस में पूछ ले। ग्राफ वाला भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें, एक ग्राफ दे देंगे पीवी के बीच में और एक ग्राफ खींच के कुछ पूछ लेंगे उसमें, ठीक है। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन आने की यहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। काइनेटिक थ्योरी, ये भी छोटा सा चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आगे ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमें क्या मोस्टली अगर इसमें क्वेश्चन बनेगा तो टाइम पीरियड ही कैलकुलेट करवाते हैं, ठीक है, किसी टाइम पे। या फिर इसमें जो फेस डिफरेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है, किसी टाइम पे फेस पूछ लेंगे, ठीक है। एसएचएम हो रहा है, जो एसएचएम का मोशन हो रहा है। ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग रिस्टोर एनर्जी, फोर्स एंड डैम्प ऑसिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, डैम्प ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के बाद ये चैप्टर आ गया वेव, इसमें वेव मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ ए वेव मोशन, ठीक है। अब ये 11th का इतना पोर्शन खत्म हो गया, 12th का आ गया। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये टॉपिक है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा डिस्कस करने में हर एक चैप्टर को डिटेल में, क्योंकि 18 मिनट हो ही गया। तो ये होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, जो जो पढ़ना है हमको। इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत, कूलाम्स लॉ। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, ठीक है। यहाँ पे का फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कंजर्वेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं भाई, F=F1 + F2 + F3, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की तरह ऐड कर देंगे इन सबको। आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। जो गॉस थ्योरम है उसके एप्लीकेशन एप्लीकेशन दूसरा जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसमें ये चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसमें द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटल कंडक्टर, ठीक है।
जो मेटल कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो किस तरह से हो रहा है, उसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे, वो किस तरह से मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, और उसके मूव करने से करंट क्यों जनरेट हो रही है, ये सब इसी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और फिर इसका वेरिएशन देखेंगे, ओम्स लॉ इसी में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस, ये भी देखेंगे, रजिस्टिविटी किस तरह से डिपेंड कर रही है। आगे आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए करंट एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि बायो सेवर्ट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो सेवर्ट लॉ से डायरेक्शन, दोनों चीज़ें याद रखना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो कोई करंट कैरिंग वायर की वजह से देखेंगे, किसी लूप की वजह से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन। और एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, एम्पियर्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है। एंड इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट एंड टोराइड सोलेनाइड की वजह से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये लॉरेंज फोर्स होता है बराबर क्यू ई प्लस क्यू बी क्रॉस बी। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जहाँ प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, वो है यहाँ पे। फिर क्या है इसमें, क्या पढ़ना है, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, डेफिनेशन ऑफ द एम्पियर्स, टॉर्क एक्सपीरियंस बाई ए करंट लूप, लूप पे जो टॉर्क लग रहा है उसको भी टॉर्क हम पढ़ ही चुके होंगे 11th में, तो यहाँ पे टॉर्क को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट्स सेंसिटिविटी एंड कंजर्वेशन ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर, कन्वर्जन है, ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर। चैप्टर ये आ गया, इसमें क्या क्या, इसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर 5, इसमें क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इसमें क्या है, लेंज लॉ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेंज लॉ जो कि डायरेक्शन देखने के बहुत काम आता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होगी, उसकी वजह से इंड्यूस करंट, उस इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन देखने के लिए लेंज लॉ का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेंज लॉ। बाकी फैराडे लॉ इसमें पढ़ेंगे और इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट, ठीक है, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इसमें पढ़ेंगे, कैसे जनरेट होता है सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिर आगे हमारा अल्टरनेटिव करंट वाला, ठीक है, तो अल्टरनेटिव करंट वाले में यही चैप्टर है, इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, द ट्रांसवर्स नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, इन सब की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनकी वेवलेंथ में क्या रिलेशन रहता है, ठीक है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, कौन सी हानिकारक है वेव हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, कौन सी नहीं है, कौन सी कितनी फ्रिक्वेंसी की रेस, कितनी वेवलेंथ की रेस होनी चाहिए जो हमारे एक्सरे के लिए, ठीक है, एक्सरे है ना, इसी मतलब उसकी कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी बॉडी का एक्सरे कर सके, तो ये सब इसमें किस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। आगे ये ऑप्टिक्स आ गया, ठीक है, रे ऑप्टिक्स, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल रिफ्रैक्शन कब होगा, ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर तो लग रहा है कुछ नया है, रिफ्रैक्शन एट ए स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल सरफेस से किस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है लेंस की वजह से, मैग्नीफिकेशन किस तरह से होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, यही सब इसमें पढ़ना है। और टेलीस्कोप के बारे में इधर, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे। ये लास्ट है चैप्टर, कौन सा है हमारा, नहीं इसके बाद और अभी वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में क्या है कि वेव फ्रंट हाइगेंस प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है काफ़ी, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस यूजिंग ए वेव फ्रंट, ठीक है, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, तो हाइगेंस प्रिंसिपल से हम क्या प्रूफ करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को, ठीक है, तो इसी में ये आ गया, इसमें इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस भी इंपॉर्टेंट है जो कि यंग डबल स्लिट बाइडी जैसी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी होगा इसमें, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, जिन सोर्स से मतलब एक ही वेवलेंथ, एक ही उसका वेवलेंथ इंसिडेंट होता है, ठीक है, कोई भी दो सोर्स हैं जिनसे लाइट इंसिडेंट हो रही है, उनकी वेवलेंथ दोनों की सेम हो, वो कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं, ठीक है, फेज डिफरेंस कैसा हो उनके बीच में, 0, विड्थ ऑफ द मैक्सिमा, ठीक है, और इसमें फिर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके अलावा उसके क्या पढ़ना है हमको मॉडर्न फिजिक्स में इधर, एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे न्यूक्लिया में पढ़ेंगे कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है जो आइंस्टीन का E = mc², मास डिफेक्ट पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, फिजन एंड फ्यूजन। और जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर डायोड, IV कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस डायोड एज ए रेक्टिफायर। ठीक है, स्पेसिफिक PN जंक्शन डायोड, इसमें PN जंक्शन डायोड भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। LED फोटो डायोड और सोलर सेल। ठीक है, तो यही जो चैप्टर था, जो भी 11th-12th का बोर्ड का सिलेबस है वही सिलेबस है, कुछ वो नहीं है। तो इसके सिलेबस को हमने डिस्कस कर दिया और कुछ चैप्टर हम पढ़ा ही चुके हैं और कुछ चैप्टर अभी चल रहे हैं करंट में। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।